प्राचीन इतिहास का मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड किया है और आज मैं प्राचीन इतिहास का आज मैं मौर्य साम्राज्य पढ़ूँगी। ठीक है, उसके बाद बिंदुसार, अशोक, ये सब पढ़ेंगे। तो आज मैं मौर्य साम्राज्य पढ़ती हूँ। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका जन्म हुआ है 345 ईसा पूर्व में। जस्टी ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शाय निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया है। घनानंद को हराने में चाणक्य, कौटिल्य, विष्णु के चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध है राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पे 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म को मानते थे? तो जैन धर्म को। और ये मगध की गद्दी पे बैठे हैं 332 ईसा पूर्व में। ठीक है, चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पे बिताया था। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। 305 में सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकराना चंद्रगुप्त को दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों और शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोता का झुंड रहता है और जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियार बंद महिलाओं से घिरे रहते थे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीन से घिरा है, जिसमें 570 दुर्ग और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़िया के लिए बने बसेरों से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 258 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला आवास में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई थी। मौर्य साम्राज्य होगी। अब बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। बिंदुसार जो अशोक का बेटा था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में
ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा जाता है। स्टेनो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस के बिंदुसार के दरबार में डायमेक्स नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेना कहा जाता है। बिंदुसार के शासनकला में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीमलो और बाद में अशोक को भेजा। एथिलियन के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस एक से मंदिरा सूखे अंजीर एवं दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विज्ञान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बनाया था। तो ये जो सारे कुछ नॉलेज था ये बिंदुसार के लिए है। अब अशोक के बारे में पढ़ते हैं। अशोक के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारियाँ हैं। जैसे अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं दुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। मास्की और दुर्जरा में पुराणों में अशोक का अशोकवर्धन कहा जाता है। अशोक ने पहले अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फिया टॉलमी ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का वर्णन कराया। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चौपाड़, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। नोट: अशोक के पुत्र दशरथ ने आजीविकों को नागा अर्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक की माता का नाम सुभद्री था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कौन सी 4 भाषा है? ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरवाइक। ग्रीक भाषा में ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से मिलता है। खरोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत ब्राह्मी लिपि से मिलते हैं। अशोक के अभिलेख के 3 भागों में बांटा जाता है। पहला शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाडेट्री फैथेलहर ने की थी। इसकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप्स को हुई थी। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। प्रयाग स्तंभ लेख यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। दूसरा जो है दिल्ली टोपरा। यह स्तंभ लेख फिरोजाबाद तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया है। तीसरा दिल्ली मेरठ पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोजाबाद द्वारा दिल्ली लाया गया है। रामपुरवा यह स्तंभ लेख चंपारण में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की थी।
लौरिया अरेराज चंपारण बिहार में, लौरिया नंदनगढ़ चंपारण में इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेह है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भूराजस्व की दर घटा देने की घोषणा की है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। सबसे लंबा कौन सा अभिलेख है? तो 7वां। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सर एकुना कंदहार अभिलेख ग्रीक का एक अजमाइक भाषा में प्राप्त हुई है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इसके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता है, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता है। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षक अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में 4 जासूस को कहा जाता है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राशिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। इसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। हर समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य पर 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वरोही सैनिक, 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ थे। प्लूटार्क जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों की पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या में अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख-रखाव 5 सदस्य 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को बुद्ध पुरुष कहा जाता था तथा एक ही स्थान पर रह कर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को समाचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजकुंड कहा जाता था। बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को आदेव मातृत्व कहा जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरक्षर और सभासद। उसके बाद स्वतंत्र वैश्यवृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपाजीवी कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्रदान की थी। मौर्य साम्राज्य 137 वर्ष तक रहा। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव रख डाली थी। अब पढ़ते हैं प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य। प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य। अशोक के प्रमुख शिलालेख
एवं उसमें वर्णित विषय। पहला शिलालेख, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाए। इस शिलालेख के कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा शिलालेख, इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। पाँचवां अभिलेख, इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। छठा शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां एवं आठवां अभिलेख, इसमें अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख किया गया है। नौवां शिलालेख है, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी अब हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। 11वां शिलालेख है, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है। 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन किया है। 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने का प्रेरित किया है। ये जो है मैंने मौर्य साम्राज्य की पूरी पढ़ रही हूँ। अब मौर्य साम्राज्य की अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ है। पहला है मंत्री को प्रधानमंत्री बोलते हैं। पुरोहित जो होते हैं वो धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता है। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता है। युवराज राजपूत होता है। द्वारिक राजकीय द्वार रक्षक होता है। अंतर्वैदिक अंतर पुरुष का अध्यक्ष। सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष। समाहर्ता आय का संग्रहकर्ता। प्रशासता कारागार का अध्यक्ष। प्रदेष्टि कमिश्नर। पौर नगर का कोतवाल। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश। नायक नगर रक्षक का अध्यक्ष। कर्मांतिक उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष। दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला। दुर्गपाल दुर्ग रक्षक। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का संरक्षण करने वाला। अब है सैन्य समिति एवं उनके कार्य। सैन्य समिति एवं उनके कार्य। प्रथम समिति उद्योग एवं शिल्प कार्यों को निरीक्षण करने वाला। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख करने वाला। तृतीय समिति जन्म मरण का विवरण रखना। चतुर्थ समिति व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल। पंचम समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण। षष्ठ समिति बिक्री का वसूल करना। ये जो है मैंने आज मौर्य साम्राज्य का पूरी वीडियो एक ही चीज़ में अपलोड कर दिया है। इसलिए थैंक यू सो मच। देखिए।